हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। लाइफ आई होप सही चल रही होगी आपकी। तो ये फ्ले मेंबर का एपिसोड नंबर 379 और इसमें मैं काफी मजा आने वाला है। वैसे वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, क्योंकि अगर आज में 7,000 लाइक्स पूरे हो जाते हैं तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट एपिसोड शाम को ही मिल जाएगा। ऑफ कोर्स वीडियो को बनने में टाइम लगता है, इसलिए अगर मुझे लगता है कि ट्रेंड सही जा रहा है तभी उसकी अर्ली प्रिपरेशन शुरू हो पाएगी। पिछले पार्ट के लास्ट में जियान ने उस सिंगर फेंगियो को खत्म कर दिया होता है। हमें एक बार फिर से यूजेबिलिटी समझ में आई थी शैडो फायर गार्ड की। जियान अपनी घोस्ट फेस सोल फ्लेम का इस्तेमाल करके खुद को डिस्गाइज कर लेता है फेंगियो की तरह और जाने लगता है मास्टरमाइंड की तरफ, जो कि लैब के सबसे नीचे के फ्लोर में था। अब चलो करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत। सबसे पहले दिखाई दिया था एक अंधेरा सा रास्ता। दीवारों में से बार बार रोने और चीखों की आवाजें सुनाई देती थी। जियान अपनी सोल सेंस से महसूस कर रहा था कि वो जैसे जैसे नीचे बढ़ रहा है, इस जगह के अंदर कैद होने वाली बीस्ट और इंसानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। वो 2-4 मोड़ पे तो कुछ ऐसे भी टकरा गया था। एक सीनियर गार्ड बोलता है, फेंगियो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। गामा ने मुझे सुस्पेडिया के बारे में बताया जिसके पास इमोर्टल लेवल की सोल थी, क्या उसे खत्म किया। जियान जो कि फेंगियो के रूप में था वो हम करके बोलता थोड़ा मुश्किल था, लेकिन डोंट वरी काम हो गया है। उस सीनियर कहता है तुम काफी तेज हो, मास्टर अपने एक्सपेरिमेंट में फाइनल स्टेज तक पहुंच चुके हैं, मैं तुम्हें नीचे ही लाने वाला था। तुम्हारी विंड एटीट्यूड की एनर्जी वहाँ पे काम आएगी। खासकर मुझे सोल पैलेस की तरफ से भी हलचल मिली है, तुम्हें उनसे भी अलर्ट रहना होगा। ये लोग नोट करके अपनी अपनी दिशाओं में आगे बढ़ने लगे थे। जब हम डेवल्स लेयर के ऊपर की समुद्र की सतह को देखते हैं, यहाँ पे हमें बहुत सारे सीरियस गार्ड करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी आंखें नीचे की तरफ टिकी होती है। आसमान में थे गहरे हरे रंग के बादल जिनमें कड़कती हुई बिजलियां भी दिखाई देती हैं। इसी पर आइलैंड की एक चट्टान के ऊपर हमारा ध्यान जाता है उस लड़की जंगली के ऊपर, जो कि क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठी होती है। उसके सामने एक रोशनी चमक रही होती है। सिचुएशन और उसके आसपास के ऑरे को देख के ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई पावरफुल बीइंग अपीयर होने वाला हो। हम सीन वापस लेके चलते हैं। डेवल्स लेयर के नीचे का वो डार्क पैसेज सीधा उस इविल लेयर से जुड़ा होता है, जहाँ की हवा बहुत ही ज्यादा बदबूदार थी। ये सड़ने वाली कॉर्सस की गैस होती है। जियान का शैडो फायर गार्ड पहले से एक्टिवेट हो चुका था, जैसे इमरजेंसी में किसी भी समय काम आ सके। अच्छी बात है कि फेंगी की आइडेंटिटी की वजह से जियान कई मुसीबतों से बचा था। वो उससे बोलते आगे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मेरा परसेप्शन बता रहा है कि नीचे कुछ स्ट्रॉन्ग लोग मौजूद हैं। क्या एक गेट कीपर्स हैं? हाँ, फर्क नहीं पड़ता, मेरी फीलिंग और भी गहरी होती जा रही है। वो जैसे एक और कॉर्नर पे मुड़ता है, उसकी नजरें जाती हैं ब्रॉन्ज गेट के ऊपर, जैसे डार्क ग्रीन ऑरेंज टक रखा था। इस दरवाजे के ऊपर का ऑरा इतना ईविल था कि जिसकी वजह से जियान की आंखें भी नैरो हो जाती हैं। अंदर से एकदम डिस्पेयर वाली वाइब्स आ रही थी। गार्ड्स पे खड़े होते हैं 2 बंदे। अजीब बात थी कि इनकी होती हैं 4-4 आंखें, लेकिन आंखें बिल्कुल ब्लैंक होती हैं, जैसे इनके अंदर एंडलेस डार्कनेस छिपी हो। ये बेसिकली इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। जियान को देख इनमें से एक बोलता है, रुको, तुम हो कौन। उनकी ऑरे को सेंस करके जियान मनी मन में कहता है, 6 इमोर्टल्स। उस फेंगियो ने मरने से पहले मुझसे कई बातें छिपाई है। जियान धीरे धीरे आगे बढ़ा था। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी से निकलता है वो इविल ऑरा, जो कि ऑफ कोर्स गोस्ट फ्लेम की एबिलिटी होती है। इसे महसूस करके वो गार्ड बोलते हैं, फेंगियो क्या तुम लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो। जियान को नोट करते हुए देख वो गार्ड बोलते हैं, ठीक है जाओ अंदर। इनकी बॉडी से बाहर आती डार्क ग्रीन एनर्जी जो ब्रॉन्ज गेट में इंजेक्ट कर दी गई थी। कुछ क्लैंक 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 के साथ दरवाजा खुलता है और यहाँ पे जो इविल ऑरा मौजूद होता है उसका लेवल कुछ अलग ही था। लेकिन गेट के उस पार पहुंचने के बाद जो उसकी नजरों में आया होता है, असली डरावना मंजर वो होता है। उसे सामने एक पहाड़ दिखाई देता है जो मिट्टी से नहीं बल्कि इंसानों और सीबीएस की बॉडी से बना हुआ था। ये दर्जनों मीटर ऊंचा होगा। इसने पूरे स्पेस को इस तरीके से ढक रखा था कि आगे बढ़ने के लिए बस पतला सा रास्ता बचता है। उसे कई खड़े हुए इंसानों सीबीएस भी दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी आंखें बता चुकी थी कि मर चुके हैं। अपने दिल के शौक को सप्रेस करते हुए जियान मनी मन में कहता ही हो क्या रहा है। उससे कदम जितने आगे बढ़ते हैं दिल की धड़कनें उतनी स्लो होती जाती हैं, जैसे वो डेथ की वेव उसे भी अफेक्ट कर रही हो। लेकिन लगता है जियान के सरप्राइजेस अभी खत्म नहीं हुए थे। जब इस माउंटेन को पार करके ग्राउंड लेवल पे पहुंचा होता है, उसे इस डेविल्स लेयर का सबसे भयानक नजारा दिखाई दिया था। चारों तरफ शवों की आवाजें के साथ तो ग्रीन इविल ऑरा फैल रहा था और बीच में मौजूद होता है एक एंशिएंट जायंट ट्री। बस इसे कोई नॉर्मल पेड़ नहीं था। इसकी हर एक पत्ती है बहुत ही खतरनाक डार्क ग्रीन इविल एनर्जी भरी होती है और टहनियों से इंसान सीबीएस उल्टे लटके थे। ऐसा लगता है ये पेड़ इन सब की एनर्जीज को अब्सॉर्ब करके अपनी सबसे ऊपर की कैनवी में पहुंचा रहा हो। और जब जियान की नजरें ऊपर की तरफ जाती हैं, उसे एक ऐसी बड़ी सी चीज दिखाई देती है जो सबको निगल रही थी। बेसिकली कैनपी किसी भी पेड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है और क्योंकि ट्री बहुत ज्यादा बड़ा था, ऊपर की कैनपी बिल्कुल मैदान जैसी होती है। जियान को यहाँ दिखाई देते हैं कुछ शैडोई फिगर्स जिनकी ईविल और एकदम इनडिस्क्राइबल थे और इनके बीच में होता है एक फ्लेम कल्ड्रन। ये फर्नेस हर एक पल में कई इंसानों और सीबीएस को अपने अंदर खींच रहा होता है। ये देख के जियान ऊपर से नीचे तक गुस्से से भर जाता है। उसे दुखी कोऑर्डिनेट के सन क्लैन की याद आती है, जिसने 2 दी ब्लड लाइंस को इकट्ठा करने के लिए ना
न जाने कितने लोगों की जान ले ली। ये मेथड बस वैसा ही था। जियान कहता है लोग सच में जानवर से भी बदतर हैं। इसी पल उन शैडोई फिगर्स में से एक के चेहरे पे एक इविल स्माइल आती है। वो बोलते हैं लॉर्ड मार्ड, लगता है यहाँ पे कुछ परेशान करने वाली मक्खियां आ गई हैं। फाइनली हमारा ध्यान जाता है मेन विलन सेमा के ऊपर, जिसके चेहरे पे पागलपन से भरी स्माइल थी। इसकी पूरी बॉडी को ढक रखा होता है ग्रीन लाइंस ने, और अपनी नजरों को फ्लेम कंडल से बिल्कुल नहीं हटाता। ये सीनियर सेमा कर्डन के अंदर एक छोटी सी चीज को देख रहा था। बोलते ही रिसर्च कंप्लीट होने वाली है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इन कीड़े मकोड़ों के साथ बाहर भी कई पावरफुल लोग मौजूद हैं। वो नाम लेता है होली सी और सोल पैलेस। फिर वो कहता है लेगी जाओ, इस लड़के की सोल को मेरे पास लाओ। अगर ये फैंग के हमले से ही बच सकता है तो इसका मतलब ये काम का होगा। वहीं पे गामा तो अपनी पावर को बढ़ाओ, हमारे सक्सेसफुल होने का समय आ चुका है। ये फीस्ट, ये ग्लोरी वो हमारी मुट्ठी में आने वाले हैं। जब जियान की पहली बार नजरें उस फर्नेस के ऊपर जाती हैं, जियान का दिल दहल गया था। उसे फर्नेस के बीच में ऐसा डेवल फ्रूट दिखाई दिया था, ऐसी फीलिंग देता है कि दुनिया को बदल सकता हो। और ये फाइनली बर्न होने से बहुत दूर नहीं है। जियान डैम करके बोलता है 7 स्टार दो इमोर्टल्स। वो यहाँ पे लोगों की बात नहीं बल्कि फ्रूट की कर रहा था। इसका ऑरा 7 स्टार दोशान पे था। तभी उसके साइड में एक कोल्ड आवाज गूंजती है जो कहती है एक 5 स्टार दोशान। हाँ, फिर होता है कि लंबे से चेहरे वाला बंदा, इसके चेहरे पे डेस्टिनफुल स्माइल होती है। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे उसने लड़के को कुचल ही दिया हो। फाइनली बडम बडम के साउंड से जान की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो कहते लगता है मुझे यहाँ पे कुछ अच्छी चीज मिल गई है, लेकिन क्या तुम इसे अकेले चखना चाहते हो? हालांकि उसके सामने 7 स्टार दो इमोर्टल लेवल के सिनर्स होते हैं, लेकिन सिनर सेमा की आवाज जाने अच्छे सुनी होती है। और अगर होली सी सोल पैलेस के लोग सच में यहाँ पे हमला कर देते हैं तो जान के लिए मौका बन सकता है। अभी चाहे उसकी होली फ्लेम हो या फिर एम्बर फ्लेम रिंग और उसका फ्लेम मंत्र, ये एकदम ट्रैम्बल हो रहे होते हैं। ये कुछ ऐसा था जैसे दोनों जन्म जन्म के दुश्मन हो जो एक दूसरे को डिवाओ करने के लिए बने हो। जब उससे थोड़ी दूर अपीयर होने वाला वो लेगी उसकी उन फायरी हॉट आंखों को देखता है। वो हंस के बोलता है तुम्हारा करेज अच्छा है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। वैसे लेगी काफी अजीब सा नाम है, और क्योंकि इस बंदे का एट्रीब्यूट भी थंडर का होता है हम बोलेंगे इसे लेजी। वो लेजी हाथ उठा के बोलता है लाइट कम। स्पेस में जी की आवाजें गूंजती हैं। इसके एक्शन को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे जियान को एक ही बार में डालना चाहता हो। एटमॉस्फेयर में उस थंडर की पावर को सेंस करके आंखें तो जियान की भी नहर हो गई थी। एक ही सेकंड में लेजी को ब्लैक और रेड थंडर ने ढक लिया था। जियान को इसमें से इविलनेस और डिस्ट्रक्शन दोनों ही फील होते हैं। वो जानता था कि अगर वो अपनी पीक लेवल पे होता तब भी ऐसे अटैक का सामना करने के लिए उसे अपने पूरे एफर्ट लगाने पड़ते हैं। वो कहता है लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी, वो चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है। वैंग बस बस की संग साथ होली फ्लेम्स रप्ट होती हैं। स्पेस में गूंजती सिजल की आवाजें, वो ब्लैक थंडर्स और की फ्लक्चुएशंस जान के करीब नहीं आ पाती। तभी लेजी धाड़ के बोलता है डाई। उसकी सारी थंडर पावर इकट्ठी होती है हथेली के ऊपर। आसमान में कंडेंस हुआ था एक इविल थंडर पाम। बिना हेजिटेशन के जैन अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करता है। उसकी बॉडी से मफल्ड बूम बूम की साउंड साथ पावरफुल ऑरा फैला था। इसी पर वो हैवी मोमेंटम के साथ आने वाला अटैक जैन के दुखी फ्लो को धीमा कर देता है। जैन दांती में इसके बोलता है सोल पावर, पैटर्न ऑफ डोमिनेशन। उसके राइट हैंड के ऊपर बहुत सारे ब्लू स्केल्स अपीयर होते हैं, जिससे सामने एक वाटर एनर्जी का बैरियर बन जाता है। लेकिन जब बैम की साउंड के साथ वो अटैक इसे टकराता है और पैटर्न ऑफ डोमिनेशन का बैरियर बहुत जल्दी कोलैप्स होने लगा था। कुछ ही सेकंड्स में गूंजती क्रैक की आवाज। लेकिन इसी पल जैन के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी रूलर एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाती है। गूंजी क्लैंग क्रैश की आवाज ये जैन के उस वाटर बैरियर के साथ साथ उस पाम अटैक को भी चकनाचूर कर देती है। लेजी कहता है तुमने मेरे अटैक को रोक लिया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? वो जानता था कि उसकी टेक्निक एक एक्स्ट्रा दोषण परफेक्शन लेवल के बोरे को भी मिटा सकती है। जैन का भी ध्यान इसमें होता नहीं है। वो देख रहा होता है अपनी एंशिएंट फायर रूलर को जो कि उसके सामने फ्लोट कर रही थी, लेकिन इस बार इसमें कुछ अलग था, जिसे देख के जैन की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। अभी हवा में फ्लोट करने वाले रूलर के ऊपर 22 अलग रंग चमक रहे होते हैं। इसकी सरफेस पे कई डिवाइन मार्क्स अपीयर होने लगते हैं। अब इस रूलर का ऑरा बिल्कुल अलग हो चुका था। जब लेजी सीन को ध्यान से देखते हैं वो कहते हैं नो, ये एक इमोर्टल वेपन है, लेकिन इसकी एनर्जी फ्लक्चुएशंस कैसी हैं? खासकर जब उसकी नजरें फ्लेम पैटर्न्स के ऊपर जाती हैं, उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी गॉड को देख रहा हो जो कि सारे पे उसकी धज्जियां उड़ा सकता है। फाइनली जियान की आंखों में चमक लौटती है। वो कहता है नहीं, ये फ्लक्चुएशंस बस इमोर्टल वेपन की नहीं है, तुरंत उसकी एम्बर ऑफ सोल फायर और रूलर के बीच में एक रेजोनेंस हुआ था। ऐसा लगता है जियान से रूलर को चाहता हो। खासकर होली फ्लेम जिसके ऑरे को जियान सप्रेस कर रहा था, वो फाइनली अपने ट्रू नेचर को दिखाने लगती है। स्पेस में अपीयर होने लगती हैं डिस्टॉर्शंस। इसे देख के लेजी की आंखें और भी डार्क हो जाती हैं। दोनों हाथों को फैला के तेजी से दौड़ता है जैसे फैलता है एक ब्लैक रेड थंडर फील्ड। क्योंकि चीजें जियान के कंट्रोल में नहीं थी, वो कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करता। उसकी एम्बर ऑफ सोल फायर सीधा एंशिएंट रूलर के अंदर जाती है। होली फ्लेम की फ्यूज होते ही रूलर के 22 पैटर्न्स बहुत तेजी से चमकने लगे थे। वैंग ओम की साउंड के साथ फटती बहुत ही टेरिफाइंग रिपल्स, जिनके सामने हेवन और अर्थ का ऑरा भी कांपने लगा
लगा था। अपने डोमेन को एक्टिवेट करने की वजह से लेजी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस हासिल कर चुका था। साथ में याद करता है कि जियान की कल्टिवेशन अभी उससे कितनी पीछे है। वो कहता है लड़के भले ही तेरे पास होली फ्लेम और ये अजीब सी रूलर हो, लेकिन ये तुझे मेरे हाथों से बचा नहीं पाएगी। इस ठंडे फील्ड में क्रैकल क्रैकल की साउंड गूंजती है। बिजली आकार लेती है पाइथन्स का, जो देखने में लग रहे थे काफी ज्यादा डरावने। जियान अब भारी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा होता। वो हाथ को आगे बढ़ा के बोलता है रूलर मेरे पास आओ। उसकी हथेली एम्बर फ्लेम से गिरी हुई थी, लेकिन तभी एंशिएंट रूलर से बूम के साउंड के साथ एक पावरफुल रिपल फैलती है। एक रिपल्शन फोर्स थी जो जियान को दूर रहने के लिए कह रही हो। इन फ्लक्चुएशंस के कांटेक्ट में आते ही जियान की बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। सिचुएशन को देख के वो फाइनली अपनी आंखें बंद करता है। एक्टिवेट होता है फैंजो, जब फ्लेम मंता से रिफाइन होने वाली उसकी दुई इस रूलर के अंदर गई थी। ऐसा लगता है इस चीज को अपना मालिक मिल गया हो। वो रूलर शांत होने लगती है। अब जब जियान के हाथ उस रूलर को छूते हैं, वो तुरंत ही महसूस करता है कि उसकी नसों में एक बहुत ही भयानक पावर बढ़ने लगी है। इस सैन के साथ वो लेई जैसे पावरफुल एक्सपर्ट को भी एक ही बार में मिटा सकता था। जियान कहता है मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, वरना चीजें फिर से बदल सकती हैं। वहीं पे उन डेथ गॉड जैसी फ्लक्चुएशंस को सेंस करके, जो कि जियान की बॉडी से रब्ट हुई थी, जी का दिल कांप गया था। मिस्टीरियस पावर को फील करके बोलते लड़का कर क्या रहा है। डेमिड बिलीव नहीं करता कि मैं इसे भी नहीं जीत पाऊंगा। थंडर पेनल्टी 9 इवल थंडर पनिशमेंट। क्रैकलिंग आवाजों के साथ उसकी बॉडी थंडर में बदल जाती है। वुश वुश के साउंड के साथ थंडर बीम से रब्ट होते हैं, जिनमें डेंस इविल पैटर्न चमक रहे थे। इसी मोमेंट में रूलर के ऊपर जियान अपनी ग्रिप को टाइट करता है। वो कहता है अब देखते हैं। रूलर से रिस्पॉन्ड करते हुए वैंग के साउंड को रिलीज करती है। इसके फ्लेम पैटर्न्स जियान की बॉडी पे चढ़ने लगते हैं। इन फ्लक्चुएशन से पूरा थंडर फील्ड कांपने लगा था। गूंजती लेजी की डरी हुई आवाज। वो कांपते हुए बोलते हो होली पैटर्न, ये एक आर्टिफैक्ट है। खैर अभी जियान किसी और ही दुनिया में चला गया था। उसकी आंखें एकदम फ्लेम से भर चुकी होती है। दिमाग में एक डिवाइन आवाज गूंज रही होती है, जो कहती है जब होली पैटर्न्स अवेकन होंगे, इविल पावर राइज होगी, तभी अपीयर होंगे गॉड्स और डीमंस और शुरू होगा महायुद्ध। एक तरीके की आकाशवाणी यानी कि प्रोफेसी जैसी होती है, जो क्लियर कर चुकी थी कि बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। सीन लौटता है बाहरी दुनिया में, जहाँ उस लेजी की हालत बुरी हो चुकी होती है। वो कांपती हुई आवाज में बोलते है तुम्हारे पास आर्टिफैक्ट कैसे हो सकता है, और ये होली फ्लेम नहीं सब मखना। ये बेसिकली उसे असंभव लग रहा था। जब उसकी थंडर फोर्स जियान की होली फ्लेम फोर्स से टकराई थी, ऐसा लगता है आग के सामने कागज आ चुका हो। उसके और को होली फ्लेम बहुत तेजी से प्योरीफाई करती है, और जब लेजी अपनी थंडर फोर्स के सपोर्ट को खोता है, वो थर्ड के साउंड के साथ नीचे गिरा था। हमें समझना चाहिए कि ये जियान ने जानबूझ के नहीं किया। वो बस चुपचाप से अपनी एंशिएंट रूलर को लेके हवा में फ्लोट कर रहा था। उसे रंग बिरंगे फ्लेम्स के पैटर्न ने ढक रखा होता है। अगर उस पैटर्न को ध्यान से देखा जाए जो रूलर के बिल्कुल सेंटर में मौजूद था, तो हम उसे पढ़ेंगे किंग के नाम से। क्या जियान जिसने भविष्यवाणी सुनी होती है, वो खुद से बोलता है ये सब इसका मतलब क्या है। उसकी आंखें थोड़ी सी खुलती हैं और इन शब्दों को बार बार दोहराने लगता है, और जब ये शब्द उस लेजी के कानों में जाते हैं, उसे अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा था। वो जियान की तरफ पॉइंट करके बोलते तो तुम्हें प्रोफेसी कैसे पता चली, लेकिन जियान से लाके बोलते हैं सब कुछ खत्म हो गया। वो अपनी रूलर को सिंपली सामने की तरफ घुमा देता है। इस बार रूलर से बाहर आने वाली फ्लेम लाइट में कोई खास फ्लक्चुएशंस नहीं होती, सब कुछ शांत था। लेकिन अगर ये लेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी टेरिफाइंग बीस्ट ने उसे पूरी तरीके से दबोच लिया हो। बस एक हल्की सी थर्ड की साउंड गूंजती है, लेजी की सोल उसकी बॉडी से डिसअपियर हो जाती है। फिर जहाँ से वो फ्लेम ग्लो निकला था, हम उस जगह से उसकी बॉडी को डिसइंटीग्रेट होते हुए देखते हैं। जियान की सांसें तेज थी क्योंकि लेजी खत्म हो चुका था। थंडर डोमेन भी टिक नहीं पाता। वो फिर से उस अंधेरे वातावरण में आ जाता है। उसके एंशिएंट रूलर पे बने हुए पैटर्न्स भी चुपचाप से गायब हो जाते हैं। जियान ना ही ध्यान देता लेजी को खत्म करने के ऊपर, और ना ही वो खुद को नीचे गिरते हुए देखता है। उसके दिमाग में बस उस भविष्यवाणी के शब्द गूंज रहे थे। वो सिंपल सा अटैक जिसने लेजी की जान ली होती है, उसमें ऑलमोस्ट जियान की 90% पावर थी। फाइनली जब उसकी नजरें दोबारा से रूलर के ऊपर जाती हैं, वो बस अपने सिर को हिला सकता था। उस होली पैटर्न के अवेकन होने के बावजूद जियान जानता था कि इसकी रूलर अभी भी अवेकन नहीं हुई है। लेकिन जो भी चीज है, इसके पीछे बहुत गहरे राज छिपे हुए हैं। इस रिपल इविल ट्रिक के ऊपर जो फिगर्स मौजूद थे, इनमें से उस गामा की नजरें जियान के ऊपर टिकती हैं। वो धीमी आवाज में बोलता है मास्टर, उस लड़के के पास न जाने कौन सी पावर है, जैसे लेजी भी खत्म हो गया। मैं उसकी सोल और बॉडी किसी को फील नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है इसके बारे में चीजें इतनी सिंपल नहीं है। ये सुन के वो माल से रिला के बोलता है ये बड़ा खतरा नहीं बन पाएगा, हमें काम को निपटाने पे ध्यान देना होगा। वो फिर अपने एक और सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है कि जाओ, क्योंकि इस लड़के के पास और भी फाइटिंग पावर नहीं बची, इस काम को तुम खत्म करो। लेकिन अगर अब भी तुम नाकाम रहे तो फिर जान की माफी मत मांगना। वो इविल फिगर बोलते है जैसी आपकी इच्छा। फिर वो तेजी से जान की तरफ बढ़ा था। और जैसे वो जान को देखता है, उसे इस लड़के में कुछ जाना पहचाना दिखाई देता है। फिर बदलाव भी इसी मोमेंट में हुए थे। गूंजती सुसुकी आवाजें, फिर एक भारी और कोल्ड वॉइस बोलती है, लॉर्ड मार्ट तुमने इतना बड़ा फीस सजाया है और हमारे सोल पैलेस को बुलाना भूल गए। जब वो मार उस आवाज की दिशा में देखता है, उस जगह का स्पेस बहुत तेजी से ट्रेम्बल हो रहा था। फिर
स्पेशल क्रैक्स बनते जिनमें से भयानक ऑरा बाहर आया था। अब फिर होते हैं एक के बाद एक दशा शैडो फिगर्स, लेकिन ये देख के मार मुस्कुरा के बोलता है आखिरकार सोल पैलेस के लोग यहाँ तक पहुंच ही गए। रेवियस गामा के एक्सप्लोरेशन बहुत सीरियस थे। वो कहता है तो सोल पैलेस की हॉल मास्टर शुआनटोंग और हॉल मास्टर हुआंग यहाँ खुद आए हैं। लगता है इनसे डील करना सच में आसान नहीं होगा। जियान ने भी इस जगह से दूरी बना ली थी। वो फ्लेम मंत्रा को सर्कुलेट करके अपनी एनर्जी को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। इन पावरफुल शैडो फिगर्स को देख के जियान की आंखें भी नैरो हो जाती हैं, क्योंकि इन फिगर से उसे सच में डर महसूस होता है। वो खुद से बोलता है सोल पैलेस की हायरार्की के हिसाब से जब मेरा जिनसे सामना हुआ था वो 12 वेनरेबल्स में से एक थे, फिर वो 4 सोल गार्ड था और लगता है ये हॉल मास्टर्स में से एक है जिनकी रैंकिंग हेवन, अर्थ, जुआन और हुआंग में होती है। फिर लास्ट में होता है खुद पैलेस लॉर्ड। जियान के अंदर फीलिंग थी कि ऑर्गेनाइजेशन और सोल पैलेस के बीच में कनेक्शन जरूर है। इन शैडोई फिगर्स में से एक बोलता है फिफ्थ सिन मास्टर सिम्मा का ये मास्टर भी सच में लाजवाब है। इसके बारे में तो हमारी हॉल मास्टर ही बात कर रहे थे। ये बंदा जिसका नाम था जुआनटिंग हॉल मास्टर, उस पेड़ के ऊपर रखी इविल कर्डन को देख के उसकी आंखें लालच से भर जाती हैं। वो खुद से बोलते हैं अगर हम इस चीज को हासिल कर लेते हैं तो इससे पैलेस लॉर्ड काफी खुश होंगे। फिर उसकी तेज आवाज गूंजती है। वो कहते हैं लॉर्ड मार, क्या तुम इसे हमें आसानी से सौंपने वाले हो या फिर हमें एक्शन लेना ही होगा। वो मार चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तो फिर कोशिश करो। आज मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कौन रोक पाता है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है जाओ इन्हें रोको, मुझे बस 10 मिनट और चाहिए, फिर ये फ्रूट पूरी तरीके से पक जाएगा और जीत हमारी होगी। अभी कर्डन के अंदर जो अगाटे जैसा फ्रूट था, चारों तरफ इंसान और बीस के एसेंस ब्लड को ऑब्जॉर्व करने के बाद इसका ऑरा बढ़ता ही जा रहा था। खैर स्पेस में गूंजती हैं बूझ 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 की आवाजें, ये सीधा सोल पैलेस के लोगों के ऊपर टूट पड़े थे। खैर सोल पैलेस का वो हॉल मास्टर जिसका नाम जुआनटेंग था वो हंस के बोलते बाकी लोग इन्हें संभालो, हनबूजी और मैं उस मार को देखता हूँ। सोल पैलेस के शैडोई फिगर्स होते हैं अचानक से इनकी रोज फड़फड़ाने लगी थी। क्लैंक क्लैंक के सॉन्ग के साथ बाहर आती हैं बहुत सारी चेन्स जो इविल फिगर से जाके बढ़ जाते हैं। खैर वो जुआनटोंग जिसका सोल कहने में नाम होता है हनियन, उसकी नजरें टिकती है मार्क के ऊपर जैसे डार्क ग्रीन इविल मिस्ट ने ढक रखा था। मार भी एक हल्की आवाज में बोलते हाँ हाँ हनियन, क्या तुम सच में करना चाहते हो। वो हनियन बोलते तुम लोग तो बस इविल रेस के पालतू बन सकते हो, लेकिन हमारा सोल पैलेस अलग है, ये दुनिया आखिरकार हमारी होगी। इन दोनों की आंखों में से ऐसी इनविजिबल पावर निकलती है जिसके कोलाइड होने से स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। क्योंकि उसका अपोनेंट 8 साथ 2 इमोर्टल लेवल पे था, फाइनली मार भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक नहीं करता। वेंग वेंग के सॉन्ग साथ 8 साथ दूषण का और उसकी बॉडी से भी निकलता है और इस तरीके से इविल फ्रूट के लिए भयंकर बैटल शुरू हो जाती है। ये कुछ समय के बाद की बात है जब जन मनी मन में कहता है मेरे ऊपर हमला करने वाला सिनर 6 स्टार दूषण मिड स्टेज की स्ट्रेंथ को रखता है, लेकिन फिर भी मुझसे दूरी बनाए हुए भले दूसरे से एक्शंस एग्रेसिव लग रहे हो, लेकिन मुझे कोई भी किलिंग इंटेंट फील नहीं हो रहा। इस मोमेंट में जन अपने ऑरे को सप्रेस करके आगे बढ़ रहा था और उसका पीछा कर रहा होता है वो सिनर जो ओकेजनली अटैक्स को भी लॉन्च किया करता था, लेकिन अटैक्स इतने फीके होते हैं कि जियान ने आसानी से डॉज कर पाता है। तब सिनर की मेंटल वॉइस जियान के दिमाग में पहुंचती है। वो बोलता है शिश ब्रदर जियान ये मैं हूँ। इस आवाज को जियान पहचान गया था। वो खुद से बोलता है जिशवान। अनएक्सपेक्टेडली काली रोब में ढका हुआ सिनर एक्चुअली में जिशवान था। जियान को ये भी समझ में आता है कि बार बार उसके ऊपर हमला करने के बाद भी उसे कोई चोट क्यों नहीं आई है। जिशवान फिर से सोल लिंक से बोलता है ये मैं ही हूँ, कुछ कारणों की वजह से मुझे इस मार्क के साथ रहना पड़ा। जियान भी फालतू के सवाल नहीं पूछता, वो सीधा बोलते है मार्क कर क्या रहा है। जिशान बताता है ब्रदर जियान क्या तुम उस डेवल फ्रूट को देख पा रहे हो, वही जो कर्डन के अंदर है। ये एक्चुअली वही चीज है जिससे नए एट्रीब्यूट को हासिल किया जा सकता है। मैं एक्चुअली में रॉयल इलेक्शन में प्रिंसेस की हेल्प करने के लिए शोइन सिटी में जांच कर रहा था, लेकिन तभी इनके झमेलों में फंस गया। ब्रदर जियान हमें ये मेक श्योर करना होगा कि डेवल फ्रूट पके या ना पके, लेकिन ये इनके हाथ में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए वरना मुसीबत बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। जियान को सोच के बोलता है मैं समझ गया, लेकिन क्या हम दोनों काफी होंगे। जिशान रिप्लाई देता है चिंता मत करो, हम उनकी ताकत का इस्तेमाल करके नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। भले ही वो डेवल फ्रूट हमें मिल न सके, लेकिन इसे कम से कम नष्ट तो किया ही जा सकता है। इस बात पे जियान भी एग्री करता है। ऑफ कोर्स दोनों के बीच में भी एक्टिंग रुकी नहीं थी। दो से अब भी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे सिजनर जियान के हाथ दो के पीछे पड़ा हो, लेकिन अंदर अंदर अपनी पावर बचा रहे होते हैं, क्योंकि सोल हॉल के लोग सिजनर्स के साथ उलझे होते हैं, इन्हें कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। दूसरी तरफ सोल हॉल का हॉल मास्टर हुआंगटोंग और वो हनबुजी, ये दोनों गामा और बाकी सिजनर्स को पीछे ढकेल रहे थे। कुछ समय के बाद वो हनियन फाइनली ट्री के ऊपर पहुंच जाता है, जिसकी नजरें उस मार्क के ऊपर गई थी। जैसा पूरी दुनिया में सोल हॉल का नेटवर्क फैला हुआ है, इनके लिए सिन ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हनियन जानता था कि सिन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे नीचे होती हैं सिन गार्ड्स, फिर सिन एनवॉयज और इनक्यूबस इन डिविजन्स, फिर सबसे टेरिफाइंग एंटिटीज होती हैं जिन्हें कहा जाता है लॉ प्रोटेक्टर्स। वो हनियन कोल्ड आवाज में कहते हैं मैं भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, एक डिग्निफाइड लॉ प्रोटेक्टर ऐसे किसी सिनर के लिए अपनी जान दांव पे लगा देगा।
मिलेगा। फाइनली मार्क के राइट साइड का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। अपीयर होता है एक व्हाइट प्रोटेक्टर और उसका नाम भी यही था। वो कहता है मेरी बस यहाँ पे लॉर्ड मार्क को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम समझदार हो तो वापस लौट जाओगे। इस प्रोटेक्टर के हाथों में एक सिल्वर फेदर फैन था जिसमें से गहरी नीले रंग की इविल फोर्स बाहर आ रही थी। वो हनियन बोलता है अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मौजूदगी मुझे पीछे हटा देगी तो फिर तुम सपने देख रहे हो। गूंजती कुछ क्लैंक क्लैंक की आवाजें, उसकी रोप में से चेन्स बाहर आती हैं। एट द सेम टाइम वो की साउंड के साथ उसकी बॉडी से एक अलग सर्कल ब्लडी और एरप्ट हुआ था जो कि इस व्हाइट प्रोटेक्टर को चारों तरफ से घेर लेता है। इस धुंध में अनगिनत फेसेस मौजूद होते हैं। ये होती हैं सोल बॉडीज जिनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। सबकी आंखों में मैडनेस दिखाई देती है। चैन का सामना उस इविल फोर्स से भी हो रहा हो लेकिन ये तब भी रुकना नहीं चाहती। वो व्हाइट प्रोटेक्टर डिस्डेनफुल आवाज में कहता है तुम्हारी ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं आएंगी। एक जटैक के साउंड से उसका फेदर फैन हिलता है। इसमें से वो इंक कलर विंड निकलती है जिसके कांटेक्ट में आते ही सामने की सोल बॉडीज के दो हिस्से हो जाते हैं और वो इंक इविल फोर्स इन्हें करोड़ कर देती है। ये देखिए हनियन मनी मन में कहता है एक इविल वेपन है। हाँ, लगता है मुझे अपनी असली एबिलिटीज का इस्तेमाल करना ही होगा। टेक्निक का नाम था ब्लड डिवॉर्स द स्काई सोल लॉक। वो स्पेस को फाड़ने वाली बहुत सारी ब्लैक चेन्स एक दूसरे में मिलके एक जायंट शार्प चेन को बनाती है जिसके अंदर एक अलग स्तर की क्रॉसिव पावर होती है। इस चेन के सामने का हुक इतना पहना था कि लॉन्च होने से पहले स्पेस एकदम चादर की तरह खिंच जाता है जैसे स्पेस और टाइम के फैब्रिक को बड़ी आसानी से भेद पा रहा हो। वो व्हाइट प्रोटेक्टर कोल्ड आवाज में बोलते हैं वन फैन। वो उसकी साउंड से निकलती वो इंक कलर एनर्जी जो कि इविल सोर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर चेन के ऊपर टूट पड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट में सबके कान में जाती है डिंग 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 की आवाजें। हर एक पॉइंट ऑफ कोलियन से ऐसी शॉकवेव बाहर आती हैं जिनसे डर की चारों तरफ के शैडो फिगर्स दूर चले जाते हैं। वो क्लियरली इन शॉकवेव से दूर रहना चाहते थे। दोनों अटैक्स बराबरी में कुछ सेकंड के लिए रहते हैं। फिर वो हनिन चिल्ला के बोलता है ब्रेक इट। उस चेन में से बहुत सारी सोल बॉडीज बाहर आती हैं जो वू करके रोना शुरू कर देती हैं। इन सोल बॉडी से ऐसा ग्लूमी ऑरा फैलता है जिसकी वजह से इंक ब्लू सोर्ड तुरंत ही कोरोड हो जाती है। गूंजती क्रैक बैम की साउंड और वो चेन से तोड़ के आगे बढ़ गई थी। व्यू व्हाइट प्रोटेक्टर शॉक में था। दोनों ही एक साथ दूशान के अर्ली स्टेज पे थे लेकिन फिर भी हनियन ने उसके अटैक को क्रैक कर दिया। व्हाइट प्रोटेक्टर बिना हेजिटेशन के अपनी कलाई को घुमाता है। उसके हाथ का ओफेन शावो शावो की आवाजों के साथ हवा में 3 बार वेव हुआ था। इनमें से निकलते थे शार्प अटैक जो बहुत ही ट्रिकी एंगल से उस चेन के जॉइंट में जाके टकराए थे। फिर क्या बैंग 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 की साउंड के साथ उस चेन में क्रैक्स फॉर्म होने लगते हैं। एट द सेम टाइम उसके अंदर की सोल बॉडी चारों तरफ भागने लगी थी। इस मोमेंट में अगर सीन को ध्यान से देखा जाए तो मालूम पड़ेगा कि सारी सोल बॉडीज को एक पतली सी सोल चेन ने बांध रखा था। जब दूसरे जियान सीन को देखते हैं वो मनी मन में कहता है ये लोग यहाँ भी सोल बॉडीज को रिफाइन करके इन्हें वेपन स्पिरिट्स बनाते हैं। अपने पावरफुल सोल परसेप्शन से जियान उस हॉल मास्टर ज़ुआनटोंग यानी कि उस हनियन की बॉडी में से एक अजीब और एंशिएंट फ्लक्चुएशन फील करता है। ये ना ही कोई ईविल हो रहा था ना ही सोल पावर। वो याद करता है अपने मास्टर गोल्डन डैकिंग को जिन्होंने एक बार फेथ की पावर के बारे में बताया था। जेनिस हनियन को मनी मन में 2-4 गालियां देता है। उसे मालूम नहीं था कि फेथ की पावर होती क्या है। शायद इसके कॉन्टेक्ट में वही लोग आ सकते हैं जो समसरा लेवल के भी उस पार जा सकें। जियान जैसे लोगों के लिए चीज बिल्कुल टैबू है जिसे छूना भी बिल्कुल मना है। और इससे जियान के दिमाग में एक और पॉसिबिलिटी राइज हुई थी। वो ये थी सोल क्लैन जो कि सोल पैलेस का बाप था उसमें कोई न कोई ऐसा एक्सपर्ट मौजूद है जो इस पावर को कलेक्ट कर रहा है। अभी तक की जियान की जानकारी के हिसाब से सोल पैलेस के सबसे पावरफुल फाइटर्स भी 7 स्टार या 8 स्टार तक भी थे लेकिन अब चीजें थोड़ी सी क्लियर हो चुकी थी। सीन जाता है वापस से उस व्हाइट प्रोटेक्टर की तरफ जिसके एक हाथ में फैन और दूसरे हाथ में ब्लैक सोर्ड थी। वो खुद से बोलते है सच में अजीब है मुझे से वो फ्लक्चुएशंस क्यों फील हो रही हैं। ऑफकोर्स अगर जियान दूर से उस फेथ पावर को सेंस कर सकता था तो व्हाइट प्रोटेक्टर जो कि 8 स्टार दोशियन लेवल पे पहुंच चुका है उसे भी कई सीक्रेट्स मालूम होते हैं। वो हरनिन ही करके बोलता है व्हाइट प्रोटेक्टर तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में तारीफ के काबिल है और अब तुमने मेरे टेंशन को हासिल कर लिया है। अब मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। ये बोलती स्पेस बैंक बस बस की साउंड का ट्रैम्बल हुआ था। हरनिन का ऑरा एक लेवल ऊपर चला जाता है। एट द सेम टाइम उसकी आंखें ग्लो करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिस्टीरियस पावर उसे किसी दूसरी जगह से जोड़ रही हो। अब जो व्हाइट प्रोटेक्टर हनिन की तरफ देखता है उसे एक बहुत ही भयानक क्रीचर की शैडो दिखाई देती है। वो खुद से बोलता है साउंडिंग फाइटिंग स्किल नॉट गुड। उसकी आंखें श्रिंक हो गई थी। शुआ शुआ की साउंड से उसकी काले रंग की सोड हवा में कई बार स्लैश होती है। उसका फेदर फैन भी रुका नहीं था लेकिन जब अटैक हनियन की तरफ बढ़े थे इसी मोमेंट में एक आवाज कहती है नहीं तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। सामने फिर होता है हॉल मास्टर हुआंग टेंग जिसका नाम हन वूजी था। ये अपने हाथ को घुमाता है बट क्रीक क्रीक की साउंड सा ट्विस्ट हो गया था जैसे प्रोटेक्टर बाई के सारे अटैक्स निकल ले जाते हैं। ये देखिए प्रोटेक्टर बाई के एक्सप्रेशन अगली हो जाते हैं। अब सिचुएशन उस तरफ जा रही होती है जहाँ से हार दिखाई देने लगी थी। यार हन वूजी इस व्हाइट प्रोटेक्टर को रुकते हुए बोलते हनियन तुम्हें जल्दी करनी होगी मुझे एक इंटेंस ऑरा फील हो रहा है। अभी वो एक्सपेरिमेंट करने वाला सिंदर मार्क पूरी तरह
से ग्रीन मिस्ट में बदल चुका था जिसने इविल कल्डन को ढक लिया होता है। एट द सेम टाइम हनवुजी को बहुत सारे इंसानों की शैडोज दिखाई देती हैं। साथ में वो फील करता है कि कल्डन के अंदर का वो फ्रूट बहुत जल्दी मिच्योर हो जाएगा। वो हनन भी हम करके बोलता है ठीक है मुझे 5 मिनट दो, मैं जैसे इस क्रीचर को समन करने में सक्सेसफुल होऊंगा तो सिचुएशन पूरी तरीके से बदल जाएगी। और वैसे भी होली सी वाले इतना कह के उसकी बॉडी से ब्लड इमेज निकलने लगती है जिसमें कई लाल रंग की खून जैसी लकीरें दिखाई देती हैं। ये सीधा ऑब्जर्व होती है उस जाइंट क्रीचर के अंदर जिसका मोनार्क लेवल का ऑरा धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया था। अगर एंटिटी सच में यहाँ पे अपीयर हो जाती है तो लगता है इस बैटल का रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा। अभी जियान था थोड़े से कंफ्यूजन में। वो अपना पीछा करने वाले जीशवान से पूछता है ये लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि सोल पैलेस के दोनों हॉल मास्टर्स यहाँ मौजूद हैं, इनके पास क्लियरली एडवांटेज है, फिर इस समनिंग में टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जीशवान बताता है कि मुझे मारने का था, हमें बस सोल पैलेस पे नहीं बल्कि होली सी पे भी नजर रखनी होगी, लेकिन होली सी वाले अब तक सामने नहीं आए हैं। मुझे लगता है समनिंग बस इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बल्कि इसका असली टारगेट होली सी के एक्सपर्ट होंगे। जन का ध्यान फाइनली उस डेवल फ्रूट के ऊपर जाता है जिसकी वजह से उसकी होली फ्लेम एकदम उफान मारने लगती है। वो फाइनली गहरी सांस लेके बोलते लगता है हमारी बारी आ गई, बताओ क्या तुम अभी लड़ने की हिम्मत रखते हो। ये सुन के जीशवान चौंक गया था। वो तब भी नोट करके बोलते है हाँ अच्छा कुछ भी हो जाए लेकिन ये डेवल फ्रूट इन तीनों ही फोर्सेस के हाथ में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। जानी फटाक से नोट करता है, फिर मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू उसका प्लान जीशवान के दिमाग में ट्रांसमिट होने लगा था। कुछ टाइम के बाद जीशवान हेजिटेट करके बोलता है लेकिन ये बहुत रिस्की है, हमारे सामने 2 एक्स्ट्रा 2 इमोर्टल्स हैं और साथ में 6-7 एक्स्ट्रा 2 शांस। जन हल्की मुस्कान के साथ बोलता है घबराओ मत, मैं होली सी के वॉरियर्स का ऑरा पहले ही फील कर रहा हूँ, हम बस यहाँ पे थोड़ी सी उछल कूद करेंगे जिससे डेवल फ्रूट को चुराने का मौका मिल जाए। और जीशवान को सोचने के बाद दांती मीस के नोट कर देता है। दोनों अपनी प्रेजेंस को छिपा के इविल ट्री की तरफ बढ़ने लगे थे। इधर वो व्हाइट प्रोटेक्टर चिल्ला के बोलता है गामा डिफेंसेस को बढ़ाओ, हमें हर कीमत पे लॉर्ड सेमा को प्रोटेक्ट करना होगा। अभी वो गामा काफी जख्मी हो चुका था। एट द सेम टाइम उसके कई साथी अपनी जान गंवा चुके थे। वो कहते हैं लॉर्ड लगता है सोल पैलेस इस बार तैयार होके आया है, हम इन्हें हेड ऑन फेस नहीं कर सकते। अभी सोल पैलेस का हनबुजी अपने फाइटर्स को ऑर्डर देता है डू इट। वो बेसिकली सबको खत्म करने के लिए बोल रहा था। लगता है अब फाइनली व्हाइट प्रोटेक्टर भी अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करने वाला था। अचानक से उसकी आंखें पूरी तरह से नीली होने लगती हैं। गूंजती उसकी धाड़ने की आवाज जो बोलती है शैंग यू टियान शैंग। उसके कंधे पफ पफ की साउंड के साथ फट जाते हैं। निकलते हैं 2 बड़े बड़े एनर्जी से बने हुए विंग्स। ये एक ही पल में लाइफ और डेथ वाला फॉलन एंजल बन गया था। अपने दोनों हाथों को साथ में लाके बोलता इमोर्टल मैजिक। अचानक से बूम बूम की आवाज के साथ जमीन थरथर आती है। ये पूरा नेस्ट ही हिलने लगा था। इसी पल उस हनियन की आंखें पूरी तरह से श्रिंक हो जाती हैं। उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड एसेंस खींच लिया जाता है जैसे वो अल्टीमेट लेवल का क्रीचर अपेयर हुआ था। वो हनियन हंस के बोलते अब मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारी इमोर्टल पावर स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरा समन क्रीचर। ठीक है डार्कनेस कम। इस क्रीचर को इसने समन किया था उसकी ऊंचाई करीब 100 मीटर की रही होगी। इसकी बॉडी को ढक रखा होता है काले रंग के आर्मर ने। इसकी आंखों में से निकलने वाली ब्लैक लाइट एकदम डेथ को महसूस करवाती है। ये अंडरवर्ल्ड के डार्क नाइट से कई ऊपर के लेवल की एंटिटी होती है। वो प्रोटेक्टर भाई जो कि बिल्कुल अलग ही दिख रहा होता है और अपने हाथ को नीचे करके बोलता है फॉल। अचानक से आसमान से नीले रंग का झरना गिरने लगा था। वहीं पे डार्क अंडरवर्ल्ड क्रीचर हो करके धाड़ मारता है। उसकी बॉडी से फैलती हूँ डेथली और एक रिपल्स। इनके कांटेक्ट में चाहे सीवीस्ट आ रहे हो या फिर इंसानों की डेड बॉडीज ये सब कंज्यूम हो रहे थे। आसमान में गूंजती है क्रैश की आवाज। उस डार्क अंडरवर्ल्ड क्रीचर की फेस सीधा उस एविल स्काई से टकरा गई थी। लेकिन जैसा वो व्हाइट प्रोटेक्टर सोच रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है उस इंक ब्लू एनर्जी का उस डार्क अंडरवर्ल्ड नाइट के ऊपर कोई असर न हो रहा हो। वो इस अटैक को क्रॉस करके सीधा इविल ट्री के सबसे ऊपर के हिस्से की तरफ बढ़ जाता है। थर्ड 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 के साउंड के साथ हवा में पड़ने वाला उसका हर एक कदम यह मौजूद काउंटलेस क्रीचर्स की मौत का पैगाम बन रहा था। इसके रास्ते से सब कुछ खत्म हो जाता है। हनबुजी और हनियन दोनों हंस के बोलते हैं फाइनली वो में रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या सच में ऐसा है, क्योंकि तुम्हारे भाई को चीजें इतनी आसान बिल्कुल नहीं लगती। तो फिर चलो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि युद्ध का रुख कैसे बदलता है। हमें अगले पार्ट में कई क्रेजी मूव्स देखने को मिल रही होंगी जिनके बारे में अभी जिक्र करना बिल्कुल बेकार होगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी रहना, साथ में ऑन कर देना बेल आइकन को जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफकोर्स अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है और उसे आज शाम को ही देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो हेल गार्डन की मेंबरशिप को, जिससे शाम को जो अर्ली एक्सेस एपिसोड्स रिलीज होंगे आप उन्हें सबसे पहले देख पाओगे। वहीं पे जो हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल लैंप पर या उससे ऊपर। ये चॉइस है आपके हाथ में। चलो इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे फिनिश। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।